जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सेशन में, जिसमें हम भारतीय इतिहास को भी कवर कर रहे हैं। उसमें भी वैदिक संस्कृति को आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक हम आज देखने वाले हैं। और ये कुल मिलाकर इसका तीसरा वीडियो है इस सेशन का। ठीक, और इस सेशन के लास्ट में आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया जाएगा, जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को हम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं। ठीक, और ये जो बी वाला है इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अगर इसको भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, वही क्वेश्चन दिया ही है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पहले तो हम लोगों ने ऋग वैदिक काल को देख लिया, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल का जो काल था कब से कब तक का था। ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या डी विद्वान। यूपीपीसीएस 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, या डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है। ठीक, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे संस्कृत बोलते थे, और सी कि वे लोग झुंडों में भारत आए थे। तो गलत क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा डी, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह बात गलत है। वो निवास कहाँ करते थे? ग्रामीण इलाकों में निवास करते थे। चूंकि जो ये वैदिक सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, तो हम लोग का आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि एसएससी मैट्रिक लेवल यानी कि एमटीएस में शायद इसको पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, और डी तंबाकू। इस क्वेश्चन को भी एसएससी ने पूछा है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी तंबाकू। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, वैदिक काल के लोग थे, वे लोग तंबाकू से परिचित नहीं थे। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब छठा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वैसे लोग मतलब जो वेदों में विश्वास नहीं करते थे, वेदों को नहीं पढ़ा करते थे, उन लोगों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन, या डी श्रेष्ठीन। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी श्रमण। जो लोग वेद विरोधी थे या ब्राह्मण विरोधी थे, उनको क्या कहा जाता था? तो श्रमण कहा जाता था। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें से कौन वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन है ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र, या डी छंदोग्य उपनिषद। एसएससी ने ग्रेजुएशन लेवल 2019 में इसको पूछा था। सही आंसर हो जाएगा सी शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र का संबंध जो है वैदिक गणित से था, तो हमारा सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, और डी सामवेद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
ए ऋग्वेद। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए उनका सही क्रम बताना है। ऑप्शन है ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, या डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ए वेद पहले लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण लिखा गया, फिर आरण्यक लिखा गया और फिर उपनिषद को लिखा गया। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5 है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा सी 4। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 11। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या डी ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहते हैं। तो हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 12। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन है ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी इस उपनिषद, या डी बृहदारण्यक उपनिषद। सही आंसर हो जाएगा ए मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 13। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा और डी व्यवसाय। तो व्यवसाय और शिक्षा तो होगा नहीं इसमें, इन दोनों का आप पहले काट दीजिएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं पशुपालन और कृषि। देखिए जब भी पशुपालन और कृषि, हालांकि दोनों लोगों का व्यवसाय था, पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन में दोनों है, तो इस स्थिति में जब दोनों दिया गया हो तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा पशुपालन। सच ये भी है कि वो लोग कृषि भी किया करते थे, पशुपालन भी किया करते थे, लेकिन अगर इन दोनों में एक चुनना हो तो हम पशुपालन को चुनेंगे, इसलिए हम लोग का आंसर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 14। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? ऋग्वेद को, बी उपनिषद को, सी यजुर्वेद को, या डी सामवेद को। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, हम लोग का आंसर हो जाएगा डी सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसी में जो संगीत के स्वर हैं सातों स्वर सारे गामा पधनी, इसी में उनका उल्लेख है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन हमारा ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, या डी सेल्यूकस। तो सही आंसर हो जाएगा ए मनु। मनु जो थे प्रथम विधि निर्माता थे और इनकी पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो संबंध था हमारे हिंदू धर्म में, जितने भी विवाह से लेकर विवाह से लेकर क्या बोलते हैं, मरण से लेकर जन्म से लेकर, मतलब जो भी हमारे हिंदू धर्म में जो धार्मिक रीतियां हैं, जो धार्मिक रिवाज हैं, जो धार्मिक नियम है कि किस तरह शादी होगा, किस तरह विवाह विच्छेद होगा कि नहीं, उन सारे नियमों को इस मनुस्मृति से ही हम लोग, अधिकतर मनुस्मृति को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग का हिंदू समाज जितने भी नियमों को फॉलो करता है, उन अधिकतर नियमों को मनुस्मृति से दिया गया है। मनुस्मृति में विवाह विच्छेद की चर्चा नहीं है, इस बात को भी याद रख सकते हैं। और अगर मुसलमानों की बात करें, ईसाई धर्म में, तो ईसाई धर्म में लोग शरीयत को मानते हैं। हिंदू धर्म में मनुस्मृति को माना जाता है, और ईसाई बोल दिया ना, क्या बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में मानते हैं शरीयत को। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन है ए महाभारत, बी श्रीमद् भगवत गीता, सी गीत गोविंद, या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी श्रीमद् भगवत गीता। थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा खोखी हो गया इसलिए बीच बीच में खोख दे रहा हूँ, इसको इग्नोर कीजिएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था? श्रीमद् भगवत गीता। 20 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 17। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन है ए गोधन, बी भूमि, सी ए एवं बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए गोधन।
ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद में गोधन यानी कि जिसके पास गाय अधिक उसके पास उसको ज़्यादा समृद्ध माना जाता था। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता था? गोधन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन है हमारा ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल और डी 10वां मंडल। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 19। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 18, बी 19, सी 20 और डी 21। सही आंसर हो जाएगा ए 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी कि वैदिक धर्म में लोग किसकी उपासना किया करते थे? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए प्रकृति की। वैदिक धर्म में वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या होता था? तो प्रकृति की उपासना। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 21। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण और डी सोम। सही आंसर हो जाएगा ए इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है किला को भेदने वाला या किला को तोड़ने वाला। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किला को तोड़ने वाला या किला को भेदने वाला। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 22। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? बताइए। अब सॉरी, ऑप्शन है ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित और डी खगोल। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों का आंसर सी होगा, लेकिन सी गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा ज्यामिति। शुल्ब सूत्र का संबंध किस पुस्तक से है? ज्यामिति से है। चूंकि ज्यामिति गणित का ही एक रूप है, इसलिए वहां पे गणित के लिए शुल्ब का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे जब ज्यामिति आपको दिखाई दे तो उसका आंसर ज्यामिति होगा। ठीक, तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। तो आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 23। यहाँ पे एक मंत्र दिया गया है, कह रहा है अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम कमय। कहाँ से लिया गया है? एक मंत्र है जिसको पूछा गया कि कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है ए उपनिषद, बी वेदांग, सी महाकाव्य या डी पुराण। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। सही आंसर हो जाएगा ए उपनिषद। ए उपनिषद इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे भाई? समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा सी पंजाब में। आर्य भारत में जब पहली बार आए थे तो कहाँ बसे थे? पंजाब वाले क्षेत्र में बसे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 25। दो कूट दिए गए हैं, दो सूचियां दी गई हैं, सूचियों को मिलाना है। एक तरफ दिया गया है वेद और दूसरी तरफ दिया गया है उसके यज्ञकर्ता। यानी कि कहा कि ऋग्वेद के ज्ञाता को या यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं या यज्ञकर्ता होते हैं उनको होत्री कहते हैं। तो बिल्कुल सही है ये। यजुर्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उनको अघल्यु कहते हैं। तो ये बी का 2 हो जाएगा। सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको उद्गाथा कहते हैं। तो 3 का सी हो जाएगा। और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। तो ये लाइन से लाइन क्या मिल रहा है? यानी कि 1 का ए हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। यानी कि कूट ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 26। वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन के अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन एक ऑप्शन अगर ये वाला रहता तो और बेहतर होता। ऐसे अगर रहता कि वेदों को अपौरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं किया, यानी मनुष्य ने नहीं किया है। हालांकि ये कुछ ऑप्शन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, मतलब वो थोड़ा इसका व्याख्या और अच्छे से करता। ठीक, तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए 26 का आंसर ए बिल्कुल सही है।
वेदों को अपौरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना माना जाता है कि भगवान ने की है, देवताओं ने की है इसकी रचना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? ऑप्शन है ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, या सी उलूक कनाद, या सी पतंजलि। सही आंसर हो जाएगा सी उलूक कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है ए जैमिनी, बी बादरायन, सी कपिल, या डी गौतम। सही आंसर हो जाएगा ए जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी हो जाएंगे। ठीक, दर्शन का अर्थ फिलॉसफी होता है, इस बात को याद रखेगा। अगर आपको पता ना हो तो दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है ए जैमिनी, बी बादरायन, सी बुद्ध, और डी महावीर। सही आंसर हो जाएगा बी बादरायन। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, और डी 10वां मंडल। ये देखिए क्वेश्चन बीपीएससी में 2 बार इसको पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सी 9वां मंडल, यानी कि सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। प्रश्न संख्या 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दसराज युद्ध, दास नहीं दसराज युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, या डी परुष्णी। हमारा सही आंसर आपको पता चल गया होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी परुष्णी। जो दसराज युद्ध था परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। यहाँ पे एक और आप आंसर दे दीजिए कि परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है। इसका आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए बीपीएससी का प्रश्न है। ये देखिए ये बीपीएससी, ये भी बीपीएससी, ये भी बीपीएससी यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत लेता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन है ए 1/3, 1/4, 1/6, या 1/8। या तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी 1/6। अरे यार जितना बोल रहा हूँ उतना ही प्रेशर पड़ रहा है। ठीक, चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, या डी महाभारत युग। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए ब्राह्मण युग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ब्राह्मण युग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन है ए ऋग वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, या डी धर्मशास्त्र के काल में। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा डी धर्मशास्त्र के काल में। अरे भाई जितना देखो सब खाली बीपीएससी दिखाई दे रहा है, सब बीपीएससी यूपी पीसीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35वां प्रश्न, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई थी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिला है वहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, या डी भगवत गीता। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र मिलता है। नेक्स्ट न्याय दर्शन को परिचालित किया था किसने? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, या जैमिनी ने। न्याय दर्शन को किसने परिचालित किया था? आंसर इसका दीजिए आप।
चरवाक गौतम कपिल या जैमिनी, सही आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम ने जो था चरवाक दर्शन को प्रचारित किया था, तो आंसर बी बिल्कुल सही है। देख लीजिए भी क्वेश्चन, यूपी पीसीएस, आरएएस, यूटीटी यानी कि शायद उत्तराखंड पीसीएस है, ठीक, तो 3 पीसीएस में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। दीजिए इसका आप लोग आंसर क्या होगा। स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। यूपी पीसीएस 2005 में इसको पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण के जो आभूषण हुआ करते थे प्राचीन भारत में, उसको निष्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी या डी शंकराचार्य। इसका तो आंसर सबको पता होगा, सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। नेक्स्ट उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। जो उपनिषद पुस्तक है वो किस चीज पर आधारित है, इसका अर्थ है कि धर्म पर आधारित है, कि योग पर आधारित है, कि विधि पर आधारित है, कि दर्शन पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, दर्शन पर। जो उपनिषद है ऐसा माना जाता है या फिर कब कह सकते हैं कि फिलॉसफी की शुरुआत जो है उपनिषद से ही आपको देखने को मिलता है। दर्शन यानी कि फिलॉसफी की शुरुआत आपको उपनिषद से ही देखने को मिलेगा, भारतीय दर्शन की शुरुआत, ठीक। तो आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये रहा आज का जो था क्या बोलते हैं वैदिक सभ्यता के 40 प्रश्न। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको यहाँ पे लाइव में नहीं देना है, कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम को दर्शाता है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, इसको देखिए और इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में, फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। तो चलिए अब यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे। आप जो भी लोग जुड़े, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, मुझे भी प्रोत्साहित करते रहिए ताकि मैं भी आगे का जो वीडियो है जल्दी जल्दी बनाऊं। चूँकि इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छे खासे लोग जुड़े थे, इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी बना कर लाया हूँ। तो चलिए यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जो भी आपको सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में सुझाव को भी आप डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।